फॉलिकल। तो फॉलिकल क्या है? ओगोनिया ऑब्लिक oocyte प्लस सराउंडिंग सेल्स। और ये सराउंडिंग सेल्स क्या है? तो ग्रैनुलोसा सेल्स या एंड और थीका सेल्स। कोई दिक्कत? अब फॉलिकल जो है, आपने आपके एनसीईआरटी में 4 है, लेकिन एक्चुअल में 5 आपको याद रखना है। डायग्राम में 5 दिया है। प्राइमोर्डियल या प्राइमोडियन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन। बताओ इन तीनों में क्या एंट्रम होता है? नहीं ना होता है। और इन दोनों दोनों में क्या होता है? एंट्रम होता है। इन दोनों में क्या होता है? एंट्रम। तो इन तीनों को हम कहते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? प्री एंट्रल फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को हम लोग एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। और इसको हम लोग एंट्रल नहीं कहते। एंट्रल हालांकि इसमें भी है, इसको हम कहते हैं मैच्योर या वेसिकुलर फॉलिकल। अब आप बताओ प्राइमरी oocyte फाउंड इन विच फॉलिकल्स? जल्दी जल्दी बताओ, याद करा दें, ये बड़ा कंफ्यूजन। प्राइमरी oocyte फाउंड, ये क्वेश्चन देखो, प्राइमरी oocyte में बी सीन इन, सुनो सुनो सुनो, प्राइमरी oocyte में बी सीन इन। ऑप्शन नहीं, आपको टिक मारना है। अभी रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन। जोना पेलिसिडा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म इन। क्वेश्चन नंबर 3, थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म इन ऑर्गेनाइज्ड थीका लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल differentiated in up to which age primary oocyte do not break the barrier of diplotin? लिखते चलो, खाली देखो मत, लिखते चलो। A space between zona pellucida and cell membrane of secondary oocyte known as why not first polar body
generally seen in mature follicle. In mature follicle, secondary oocyte arrested in which hormone causes reactivation of meiosis 1 in primary follicle. Which follicle causes surge of estrogen? चलो दसों का आंसर लिख के बताओ जल्दी। 1 लाइन है, एक एक वर्ड का आंसर है। चलो अपने से खुद से लिखो, पहले से लेकर 10 तक खुद लिखो, जल्दी से बोलो मत, लिखो अपने कॉपी में, फिर मैं लिखते चलूंगा, देखना तुम लोग का कितना सही है। सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन का मतलब बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन। चलो लिखो जल्दी से, 10 क्वेश्चन लिखो, बहुत तेज में स्पीड में आंसर लिखो। केमिकल के अंदर जो सेकेंडरी साइट होता है वो किस स्टेज में अरेस्टेड होता है? मेटाफेज 2 में। क्यों होता है नहीं मालूम, अभी बताऊँ। ग्रेनुलर सेल इज अ सोर्स ऑफ विच हार्मोन? एस्ट्रोजन। थीका सेल का क्या काम है? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, बताऊंगा वो आगे। फीमेल में एंड्रोजन पैदा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? किससे होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से लेयर से? इनर मोस्ट लेयर से। सोना रेटिकुलाई। उस एंड्रोजन का क्या होता है? कौन करता है? थीका इंटरना। थीका इंटरना कन्वर्ट एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन। बात को खैर ये आपसे, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया है। लेकिन ये सब में से कोई सा भी क्वेश्चन, जितना 10 क्वेश्चन लिखे होंगे इसमें से 10 में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऑप्शन लिख के बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 1 लाइनर लिख दिया है। आंसर जल्दी से लिखिए, साथ में लिख लिया आंसर। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर एक एक लाइन छोड़ के आंसर हम लिखते चलो। देखो फिर मैं लिखता हूँ कितना सही कितना गलत है। देखो भाई, इनमें से कोई सा भी ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है जो आपके नीट में नहीं पूछा जा सकता है, या इससे बेस पूछा नहीं गया, या ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एक फीमेल में, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सही तुम लोग लिख लियो, तो जो लोग लिख लिए होंगे वो लोग सुने, जो नहीं लिखे होंगे वो लिखे। एक फीमेल के ओवरी में किस उम्र में सारे फॉलिकल एक साथ देखे जाएंगे? मुझे नहीं समझ में आया। एक फीमेल है, उसमें किस उम्र में एक ही साथ एक ही टाइम पे प्राइमोडियन भी हो, प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो, टर्शियरी भी हो, ग्राफियन भी हो? 15 साल में? 27 साल में? मरने के वक्त? कब्रिस्तान में? कब? 43 साल में? 15 अगस्त 1947? हाँ कब? कब देखा जाएगा? हाँ 30 फरवरी? नहीं क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? किसी फीमेल में किस एज में
उसके ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल होगा, उसी टाइम पे सेकेंडरी भी होगा, उसी टाइम पे टर्शियरी भी होगा, उसी टाइम पे ग्राफियन भी होगा? अभी नहीं। कैसे हो जाएगा यार? प्राइमरी तो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी तो टर्शियरी बनता है, टर्शियरी तो ग्राफियन बनता है। कभी ऐसा नहीं होगा। प्राइमोडियन फॉलिकल ऑल द टाइम होगा, लेकिन प्राइमोडियन में से ही कोई एक प्राइमोडियन बन जाता है प्राइमरी, फिर वही प्राइमरी किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी में, फिर वही किस में कन्वर्ट होता है? टर्शियरी। तो कभी भी किसी एज ग्रुप में, किसी कंडीशन में ओवरी में इकट्ठे सारे फॉलिकल नहीं देखे जाएंगे। तो आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो दिखाया है। अरे बेवकूफ, वो समझाने के लिए बताया गया है। ये लिख लिया नहीं इधर का? 10वां नंबर नहीं लिखा हो, ये हो गया। तो वो जो डायग्राम दिया ना ओवरी का, उसमें जो डिफरेंट फॉलिकल दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है कि भाई इसे ये बनता है, इसे ये बनता है, इसे ये बनता है। वो एक साथ नहीं होगा। मतलब कि वो क्या होगा भाई, इस फॉलिकल से ये बनना है, इसे ये बनना है, इसे ये बनना है। जब यही तो कन्वर्ट होगा, प्राइमरी किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होगा? टर्शियरी। टर्शियरी किस में कन्वर्ट होगा? ग्राफियन में। और ग्राफियन फिर किस में चेंज होगा? चलो बताते हैं। अच्छा आते हैं। चलो हो गया, इधर का लिख लिया। चलो मैं आंसर लिख के चलता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? प्राइम प्राइमोड आंसर होगा प्राइमोडियन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली या इनिशियल do not press the first of all forming सेकेंडरी फॉलिकल ना, या ग्राफियन फॉलिकल? जो ना पुलिस ड्रग किस केमिकल का बना होता है? ग्लाइको। सेलुलर होता है कि नॉन सेलुलर? फर्स्ट ऑफ ऑल सिनिन। इसका आंसर टर्शियरी फॉलिकल। Up to which age primary oocyte do not break the barrier of diplotin? At the age of puberty. Up to age of puberty. इसका आंसर बताऊं? पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन। क्या स्पेस? पेरीवाइटलिन स्पेस। इसका आंसर बताओ। बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन, बिल्कुल सही आंसर है। बिकॉज ऑफ डिजेनरेशन। इसका आंसर बताओ। बताओ। एस्ट्रोजन। लास्ट क्लास में हमने दो चीजें दिया था, एक तो डिस्कस प्रोलिजिरस कुमुलस ऊपरस, और दूसरा हमने एक और चीज कुछ दिया था ना, कि हाँ मेटाफेज 2 में क्यों अरेस्टेड रहता है। मेटाफेज 2 में क्यों अरेस्टेड रहता है, इस पे तो क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, 2018 या 19 में आया था कि वाई सेकेंडरी oocyte arrested in metaphase 2 in मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। इसका भी तो लिखे, बोलो। सर्ज का मतलब बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन। ग्राफ रोजी दी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इस फॉलिकल को डिस्कवर्ड किया था, तो उसके नाम पे इस फॉलिकल का नाम दे दिया गया ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा दे दिया गया नाम? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, इसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। हाँ भाई, तो आई थिंक कि इधर का तो लिख लिया ना, लिख लिया ना सबने? अब देखो, मैं आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि ये आपका, हाँ नहीं हुआ था क्या? जल्दी करो बेटा, चलो जल्दी जल्दी करो।
मोबाइल में मोबाइल कहाँ रखा है? नहीं पता, ध्यान देना उधर ऑफिस में, सच ऑफिस में होगा। चलो, हो गया। देखो, ये आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ये मान लो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस किस में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में। किस में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में। और इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है जिसको नाम देते हैं जोना पेलुसाइड। और इसके सराउंडिंग में एक सेल है जिसका नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स। चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल्स। अब देखो, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल मल्टी लेयर्ड है, और फिर यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल जो है ना, क्या हुआ है ना, यहाँ से व्हाट इज दिस? वो ग्रेनुलोसा सेल ये ऐसे, और इसके ऊपर क्या है? थीका इंटरना, थीका इंटरना। और इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर होगा थीका एक्सटर्ना। हाँ भाई, तो डिस्कस प्रोलियस और क्यूमुलस ऊफेरस क्या होता है बताओ? ये क्या चीज़ है? ग्राफिन फॉलिकल। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो किस में अरेस्टेड है? अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। कॉज क्या है तो पहले ये समझो। अब चाहें तो दोबारा बना सकते हैं। इसका कॉज क्या था? देखो, जब ये सेल, जैसे ही ये सेकेंड मियोसिस शुरू किया, और तब तक ये कौन सा फॉलिकल है? ये ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के सराउंडिंग जो ग्रीन कलर सेल है वो कौन सा सेल है? ग्रैनुलोसा सेल। ये कौन सा सेल्स हैं? ग्रैनुलोसा। ये ग्रैनुलोसा सेल एक केमिकल पैदा करता है जिसका नाम होता है एमपीसी। क्या नाम होता है? एमपीसी। कब? जब ये मेटाफेज 2 में आ जाता है तब। और ये इस एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटाफेज, ये नीट का क्वेश्चन है, प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? सेकेंडरी oocyte को मेटाफेज में अरेस्ट करा देता है। किसमें अरेस्ट करा देता है? मेटाफेज में अरेस्ट। किसमें अरेस्ट करा देता है? सेकेंडरी oocyte को किसमें अरेस्ट करा देता है? मेटाफेज 2। आपसे पूछा जाए कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग ऑफ अरेस्टिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte इन मेटाफेज 2, तो प्रेजेंस ऑफ एमपीसी। यही क्वेश्चन है, कौन सा? प्रेजेंस ऑफ एमपीसी। और जब तक एमपीसी रहेगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, वो मेटाफेज 2 से आगे इस सेल को बढ़ने नहीं देगा।
तो सेल किस में अरेस्टेड रहेगा? मेटाफेज 2 में। और कौन से केमिकल की वजह से? एमपीसी। और एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम फुल फॉर्म है? मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अरे लड़के पीछे से मोबाइल से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मोबाइल से? 500 रुपये का चूना लगवा देंगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना? 500 का चूना लगवा देंगे, हम बता दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? नहीं नहीं तुम्हारा, अरे तुम तो सही बचे हो। तुम खड़े हो जाओ तुम। हाँ, क्या नाम है? अरे सीधा खड़े हो, झुक के मत खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो। क्या नाम है? हाँ, औकान, औजान। सेकेंडरी oocyte arrested in metaphase 2 because of presence of chemical MPC. Presence of chemical MP metaphase promoting complex because of chemical MPC metaphase promoting complex, इसी केमिकल की वजह से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके आगे क्या होता है यहाँ तक तो आप लोग समझ लिया ना। अब देखो, हमने इनसे पूछा था डिस्कस, देखो शायद वो रेयर कोई चांसेस है कि पूछा जाए। कई बार वो दोनों टर्म डिस्कस प्रोजीरस और क्यूमुलस यूफरस इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खर्च करना है। लिख लो, और याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मैंने इसके लिए सिर्फ पूछा है क्योंकि ये फालतू का चीज़ बहुत पढ़ता रहता है, तो काम का चीज़ पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं, बोलो, क्यूमुलस। इस रीजन के ग्रेन्युलर सेल को क्या कहते हैं? क्यूमुलस ओपेरस। और इस रीजन के ग्रेन्युलर सेल को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इसको कोई भी कुछ भी कर लो, डिस्कस प्रोजेरस, बस। इस रीजन के ग्रेन्युलर सेल को, इस रीजन के ग्रेन्युलर सेल को क्या कहते हैं? डिस्कस। और बाकी सब ग्रेन्युलर सेल को क्या कहते हैं? क्यूमुलस डिस्कस प्रोजेरस। तो जरूरत नहीं है ऐसे इसको याद रखने का, ये सिर्फ फालतू का बात है, फालतू के बच्चों के लिए, ठीक है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं, देखो बात कर रहे थे किसकी? oogenesis की। तो oogenesis अकर विद इन फॉलिकल या आउटसाइड द फॉलिकल? अकर विद इन फॉलिकल, इन ओवरी एंड oogenesis नॉट ऑन। एक डिफरेंस लिख सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक डिफरेंस लिखो। ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं, हो गया ना? ये हो गया ना? एक मिनट रुक लो, स्पर्मेटोजेनेसिस के साइड में लिख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस कम स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन टेस्टिस। स्टार्टेड, पॉइंट नंबर कौन सा को मुझे याद नहीं है, कौन सा? 11। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन टेस्टिस। oogenesis started in ovary and completed in fallopian tube. Oogenesis and occur in ovary and fallopian tube. ओवरी में क्या होता है? अप टू मेटाफेज 2, मेटाफेज अप टू मेटाफेज 2, याद रखना, ओवरी में अप टू मेटाफेज 2, और फैलोपियन ट्यूब में
NF2 फिर टीलोफेज 2 एंड फिर साइटो, याद रखना है NF2 टीलोमियोसिस 2 जो है पूरी तरह से फैलोपियन ट्यूब में सॉरी इसमें ओवरी में नहीं होता है, मेटाफेज 2 तक ही होता है। उसके आगे की कहानी कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। कैसे वो सब पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब में oogenesis इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको ये हो गया ना, ये याद रखिएगा, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन टेस्टिस, oogenesis स्टार्टेड इन ओवरी एंड कंप्लीटेड इन फैलोपियन ट्यूब। सुन लो, इससे पहले कुछ बात सुनो, इनसेट के डायग्राम को देख लो। देखो ये ओवरी है, इस ओवरी में इन्होंने प्राइमोडियन फॉलिकल भी दिखाया है, प्राइमरी फॉलिकल भी देखो हमने लिखवाया था, याद कीजिए लाल क्लास में, लास्ट क्लास में। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी लिख रखा है। ये कौन सा है? प्राइमोडियन। और ये प्राइमोडियन फॉलिकल जो है प्यूबर्टी के टाइम पे एक प्राइमरी फॉलिकल बनता है, वो एक प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होता है? सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल किस में? इनिशियल टर्शियरी फॉलिकल, इनिशियल टर्शियरी फॉलिकल। ये मैच्योर टर्शियरी, ये ग्राफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, या जो भी है। अब इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये कुछ याद आ रहा है? चलो इसको इस बोर्ड पे, ये हो गया। एक सेकेंड, जब बंद करे थे नहीं माँ, ये वाला अभी हमने ये पूरा क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूमुलस ओपेरस। जरूरत नहीं है इसे याद रखने का, क्यूमुलस ओपेरस, कोई दिक्कत? और इधर वाले को डिस्कस प्रोलीजेरस, जरूरत नहीं है इसे याद करने का, डिस्कस इंटरचेंजेबली भी हम डिस्कस, अपने नाना की जी रात में चले, डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन यहाँ पे लाल से मैं दिखा रहा हूँ, एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? 2 प्लस 3 प्लस, मान लो थोड़ा इसमें 4 प्लस, और यहाँ पे महाप्लस, तो सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, इसमें कई 2-3 बार नीट में पूछना है। तो ग्राफिन फॉलिकल इज सोर्स ऑफ सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? यही तो ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन का रूट कॉज क्या है? सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। रूट कॉज ऑफ ओवुलेशन इज, लिखो फिर आगे कहानी बताता हूँ। रूट कॉज ऑफ ओवुलेशन इज, रूट का मतलब समझते हो? बेसिक, बेसिक कॉज ऑफ, बेसिक या प्राइमरी, प्राइमरी ऑब्लिक बेसिक सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन क्या होता है वही मैं बताता हूँ। हो गया ये, कोई दिक्कत? सर्ज ऑफ, देखो ये डायग्राम को देखो, डायग्राम यहाँ पे था, आगे फोटो हुआ, हाँ। अब देखो मान लो ये
ओवरी का वाल है, ओवरी के वाल को किस कलर से देखना पसंद करोगे? सफेद? नहीं, पिंक। अरे पिंक तुम्हें बहुत पसंद है। पिंक नहीं, जो कलर इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा कलर? ये वाला नहीं इस्तेमाल किया ना, ये ये वाला किया है। हाँ तो देखो, ये ओवरी का वाल है, दिस इज द वाले ऑफ ओवरी, वाल ऑफ ओवरी। ये क्या है? ओवरी का ऐसे वाल है, दिस इज द वाल ऑफ ओवरी। ये ओवरी का वाल है, मान लो दिस इज द वाल ऑफ ओवरी, दिस इज द वाल ऑफ ओवरी। कोई दिक्कत? वाल ऑफ, ये क्या है? आप अपने नोटबुक में बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। दिस इज द वाल ऑफ ओवरी। अब देखो, आप लिखो, हाइपोथैलेमस से क्या पैदा होता है? जीएनआरएस किस पे वर्क करता है? इससे क्या पैदा होता है? एलएच। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल डेवलपमेंट कराता है कि नहीं? कराता है कि नहीं? मम्मी कसम बोलो। हट। हम्म, ऐसे ये राफी। ये क्या है? सर्च। अब देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, लिखने से पहले सुन लो। जब ये है एस्ट्रोजन, जब ये है एस्ट्रोजन, जब ये है एस्ट्रोजन, जब ये है एस्ट्रोजन, ये सब इसको जाके कहता है एफएसएच के प्रोडक्शन को और एलएच के प्रोडक्शन को कम करो। ध्यान से सुनो, मुझे इससे दुश्मनी है, ठीक है? मुझे इससे दुश्मनी है, और ये ताकत पैदा कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे इससे दुश्मनी है। अभी इसने ताकत पैदा किया, अभी इसके पास थोड़ा सा ताकत भरा, तो ये मुझे मेरी एक्टिविटी को रोकना पसंद करेगा क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। फिर थोड़ा और ताकत पैदा किया है तो रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं रुकूंगा भी। इसने और ताकत पैदा किया, मेरी एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा, और ताकत भी हम। अब ये एक दिन ऐसा आया, किसी वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, मेरे इस कंपेयर में एक्सट्रीम लेवल का ताकतवर हो गया। तो मैं क्या करूँगा? इसके सामने सरेंडर करूँगा, माही बाप आप ही जो कहो वही सही। ये होगा कि नहीं होगा? ये प्रैक्टिकल लेवल पे होगा कि नहीं होगा? सेम थिंग हैपन। जब देखो, ये जब ज़्यादा लेवल ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को करा है कि तुम रुको, एफएसएच और एलएच के प्रोडक्शन को कम करो। लेकिन जैसे ही एक्सेस प्रोडक्शन होता है एस्ट्रोजन का, ये जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस पे और हाइपोथैलेमस, और इसको कहता है अब मैं तुम्हारा दोस्त, तुमको जो करना है दिल खोल के करो। तो ये इसके 4 टाइम और इसको 10 टाइम प्रोडक्शन कर देता है। एस्ट्रोजेनिक सर्ज इज अ कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एफएसएच अप टू हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम। एंड एलएच अप टू हाउ मेनी टाइम? 10 टाइम। और इसको हम कहते हैं एफएसएच सर्ज एंड एलएच सर्ज। तो ये किसकी वजह से हुआ? और ये नीट का क्वेश्चन है, एस्ट्रोजेनिक सर्ज। तो एस्ट्रोजेनिक सर्ज नहीं होता तो क्या एफएसएच सर्ज और एलएच सर्ज होता? भाई थोड़ा थोड़ा देखो, इस बात को समझो, तुम ध्यान से समझो। एक थोड़ा सा अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो कौन सा फीडबैक कर रहा है? तो एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करेगा कि बढ़ाएगा? ये एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करेगा कि बढ़ाएगा? ये भी कम करेगा कि बढ़ाएगा? ये भी कम करेगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, कम करेगा। निगेटिव फीडबैक का मतलब कम करेगा।
लेकिन ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस प्लस। और कितना बढ़ाएगा, मल्टीपल टाइम। एफएसएच के लेवल को कितना टाइम, 4 टाइम, और एलएच के लेवल को 10 टाइम। और इसको हम, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एफएसएच सर्ज एंड एलएच सर्ज। इसको क्या कहते हैं, एफएसएच सर्ज। तो आपसे नीट में क्वेश्चन आए कि एफएसएच सर्ज के लिए कौन जरूर इंपॉर्टेंट है, तो एस्ट्रोजेनिक सर्ज। अगर एस्ट्रोजेनिक सर्ज नहीं होता तो क्या एफएसएच सर्ज और एलएच सर्ज होता। और एस्ट्रोजेनिक सर्ज के लिए कौन से फॉलिकल का बनना जरूरी है, तो ये कई सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अब ये एफएसएच और एलएच सर्ज क्या करता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुना, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, देखो हाँ हाँ 10 लिख लो, 10 लिख लो, हाँ गलती से लिखा गया, 10 लिख लो। चलो इसको 10, देखो 4 टाइम 10 टाइम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द इंपॉर्टेंट थिंग की एफएसएच सर्ज एंड एलएच सर्ज। ये 4 टाइम एंड 10 टाइम तो प्रिसाइज वर्ड है, शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब प्रिसाइज बात याद रखने से चीजें आसान रहती हैं। तो एफएसएच सर्ज और एलएच सर्ज, तो आपसे कहा जाए एस्ट्रोजेनिक सर्ज मेनली कॉजेस, और एफएसएच सर्ज एलएच सर्ज में से सिर्फ एक चूज करना है तो किसको चूज करेंगे, दैट इज आई रिटेन द 10 टाइम। समझ बात को, भाई दो चीज है, मैंने 1,30,000 को मारा, 1,30,000 को मारा, ये 4 मीटर दूर गया, ये 40 मीटर दूर गया। मेन इफेक्ट ऑन दिस और दिस, दिस अब दिस में तुम लोग समझो, ठीक है ना। तो मेन इफेक्ट ऑन दिस और दिस, तो दिस है ना। तो दोनों एस्ट्रोजेनिक सर्ज मेनली कॉजेज एलएच सर्ज बट आल्सो कॉजेज एफएसएच सर्ज, 4 टाइम इंक्रीज 10 टाइम इंक्रीज। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आपसे कहा, ये क्वेश्चन भी आता है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज इनहिबिशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ये दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, गोनाड। लिख लो ये बात, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और इसका भी एप्लीकेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कॉजेज इनहिबिशन ऑफ व्हाट, गोनाडोट्रोपिन प्रोडक्शन। गोनाडोट्रोपिन किसको कहते हैं, एफएसएच एंड एलएच। वेरी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ब्रैकेट में एस्ट्रोजेनिक सर्ज causes FSH and LH surge oblique gonadotropin surge। ये टर्म एस्ट्रोजेनिक सर्ज याद रखना, एफएसएच सर्ज एंड एलएच सर्ज। आपसे सीधे ये भी क्वेश्चन आता है कि एफएसएच एंड एलएच सर्ज किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, एस्ट्रोजेनिक। और एस्ट्रोजेनिक सर्ज कौन से फॉलिकल की वजह से होता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो कहोगे सर ये बता रहे हैं, ये सब आपके बुक में मैं बताऊंगा है। तो देखो ये ध्यान रखना कि दुश्मन जब बहुत ताकतवर हो जाता है तो सामने वाला उसके सामने क्या कर देता है, सरेंडर। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। ये थोड़ा सा बड़ा हम उल्टा चल रहा है, कौन हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा और ज़्यादा तब भी हाइपोथैलेमस उल्टा चल रहा है, ये थोड़ा सा और बड़ा तब भी उल्टा चल रहा है। लेकिन जब बहुत बढ़ गया था कहा भाई तू जिस रास्ते कहेगा मैं उसी रास्ते चलूंगा। पॉजिटिव फीडबैक यही तो होता है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव का मतलब हुआ कि मैंने कहा रोक दिया, पॉजिटिव का मतलब बढ़ा दिया। तो FSH and LH surge because of estrogenic surge. Low level of estrogen causes inhibition of GnRH and FSH-LH production, but very high level of estrogen causes much more production of FSH and LH। अब ये FSH LH करता क्या है, तो सुनो हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ LH सर्ज पे इम्फेसिस किया है। एनसीईआरटी की बुक में किस पे इम्फेसिस किया है, एनसीईआरटी बुक में, हालांकि डायग्राम में दोनों दिखाया है, एलएच सर्ज पे इम्फेसिस किया है।
किस पे किया एम्फेसिस? एलएच सर्च पे। एलएच सर्च क्या करता है सुनो, ये लिख लिया ना, लिख लिया ना। एलएच सर्च क्या करता है देखो, ये बहुत बदमाश है। कौन? एलएच सर्च क्या करता है देखो इस डायग्राम। मैं इन सबको मिटा देता हूँ ताकि सिर्फ उस बात को मैं बताऊं जो मैं बताना है। इस एलएच सर्च जो है ना, इस ग्राफियन फॉलिकल के सराउंडिंग जो इसका वाल, ओवरी का वाल है, ये किसका वाल है? दिस इज द वाल ऑफ ओवरी, ये है ना ओवरी का वाल, दिस इज द वाल ऑफ ओवरी, वाल ऑफ ओवरी। अब यहाँ पे क्या करता है, एलएच सर जाता है, ये आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। एलएच का बहुत हाई लेवल ऑफ एलएच क्या करता है, इसके इस वाल को ब्रेक कर देता है, इसको ये ऐसे ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। साथ में क्या करता है, आपको ये जरूरत नहीं बनाने का, यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देता है। तो ये चीज बाहर निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया कि नहीं आया रे? सबको आया? इधर से इस वाल को ओवरी के ब्रेक कर देगा कौन? एलएच सर्च, और साथ में इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा ऐसे। तो जब ये ब्रेक कर देगा तो ये स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा नहीं, वही ये स्ट्रक्चर है, दिस इज दैट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यही है। निकलने के बाद इसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन। क्या कहते हैं? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन? एफएसएच एंड एलएच सर्च बोथ, बट अगर एक चूज कर रहे तो क्या कहेंगे? एलएच सर्च। तो कॉज ऑफ ओवुलेशन एलएच सर्च, एंड कॉज ऑफ एलएच सर्च एस्ट्रोजेनिक सर्च। और अगर एनसीईआरटी से बाहर अगर जाएं तो अगर बोथ रहे तो बोथ को चूज करेंगे। एफएसएच एलएच सर्च रहे दोनों, तो दोनों को दोनों करता है। ये हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एलएच सर्च पे एम्फेसिस दिया है। किस पे एम्फेसिस दिया है? एलएच सर्च। और एलएच सर्च क्या करता है, तो ओवरी के वाल को तोड़ता है। देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो अच्छे से, इसको तोड़ता है एलएच सर्च। किसको तोड़ता है? इसको तोड़ देता है एलएच सर्च। जो तुम लोग बहुत कर रहे थे ना काला से, लोग काला बनाए, इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, इस पूरे को तोड़ देता है यहाँ से। और साथ साथ किसको तोड़ देता है? एलएच सर्च, यहाँ से इसको तोड़ देता है। तो ये जो निकल गया इसको हम क्या कहेंगे? नहीं कुछ भी कहेंगे, अंडा कहेंगे, अंडा। ठीक है, अंडा निकल गया है, अंडा निकल गया है। क्या निकल गया? अंडा निकल गया। क्या निकल गया? अंडा। और इस अंडा के निकलने को क्या कहेंगे? ओवुलेशन। मुर्गी अंडा निकाल देती है, इसे ओवरी अंडा निकाल दिया, और अंडा निकलने को क्या कहेंगे? ओवुलेशन। लेइंग ऑफ एग नहीं, हैचिंग ऑफ एग नहीं, ठीक है ना, स्पॉनिंग ऑफ एग नहीं, इसको कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। तो एलएच सर्च की वजह से ये ओवुलेशन हो गया, कोई दिक्कत? और उसने क्या किया, ये वाल को तोड़ दिया, और यहाँ से ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या है वो बात की बात है। तो ओवुलेशन का कॉज क्या है? एलएच सर्च। और एलएच सर्च का कॉज क्या है? और एस्ट्रोजेनिक सर्च किस वजह से हुआ? ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनता तो क्या एस्ट्रोजेनिक सर्च होता? और ग्राफिन फॉलिकल को बनाने में कौन से हार्मोन का रोल है? एफएसएच एंड एस्ट्रोजन बोथ, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन बोथ। ओवेरियन फॉलिकल फॉर्मेशन रिक्वायर बोथ एफएसएच एंड, लिख लो, ओवेरियन फॉलिकल फॉर्मेशन रिक्वायर डिफरेंट, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, पी एफ एस एफ ई एफ जी एफ हर लेवल पे किसकी? एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। अंदर में एस्ट्रोजन, बाहर में एफएसएच। और एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एफएसएच एंड एलएच लेवल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। टेक्स्ट में लिखा है, डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट में क्या लिखा है? ड्यूरिंग द
फॉलिकुलर डेवलपमेंट, कौन सा, इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। पीएफएस स्टैंड फॉर, एस टी स्टैंड फॉर, एस टी क्यों बोल दिया यार, एस एफ ना, एस एफ, ये क्या हो गया यार, मैंने क्या लिया, टी एफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल गोनाडोट्रोपिन लेवल ग्रेजुअली इंक्रीजेज, लिखा है कि नहीं एनसीईआरटी में, ग्रेजुअली लिखा है, शार्पली नहीं लिखा है, ध्यान देना है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल के दौरान एफएसएच एलएच सर्ज या एस्ट्रोजेनिक सर्ज नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में एक लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। डायग्राम को अभी गोली मारो, अभी डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको ये लिखा हुआ है, और ये एकदम रहता हुआ है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल गोनाडोट्रोपिन लेवल gradually increases because it needed for follicular development। एनसीईआरटी में है ये टेक्स्ट में, needed for follicular development, ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है, फॉर फॉलिकुलर डेवलपमेंट। देखो एनसीईआरटी की बात को, डायग्राम को भी गोली मारो, पहले टेक्स्ट को याद रखो, नीचे लिखा है और नीचे, हाँ इसी में लिखा हुआ, द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल and stimulate follicular development and stimulate follicular development and stimulate और साथ में एस्ट्रोजन, ये तो कहानी पिछले क्लास में बताया था ना, एस्ट्रोजन पैदा भी होता है किससे, फॉलिकल से, और वर्क भी किस पे करता है, फॉलिकल पे। इस क्लास में क्या लिखता है, डेवलपिंग फॉलिकल इज अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, और क्लास 11 में क्या लिखता है, एस्ट्रोजन कॉजेज फॉलिकुलर डेवलपमेंट। लिखा है कि नहीं लिखा है, अरे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्लास 11 में क्या लिखा है, एस्ट्रोजन कॉजेज फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्लास 12 में क्या लिखा है, डेवलपिंग फॉलिकल इज अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो भाई मेरे, अभी हम यहाँ पे ये क्लास 11th वाली बात कर रहे हैं या 12th वाली, ये वाले एस्ट्रोजन की 11th वाली, कि एस्ट्रोजन कॉजेज फॉलिकुलर डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन कॉजेज फॉलिकुलर डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन कॉजेज, और ये क्लास 11th वाली बात कर रहे हैं, क्लास में। और क्लास 12th में क्या लिखता है, एस्ट्रोजन, इसको क्या कहेंगे, कौन सा सर्च, क्या कहेंगे, अगर आप इसको लिख लोगे तो भूलोगे नहीं, मुझे मालूम है एकदम कंफ्यूज करोगे, आई नो दिस थिंग कि आप कंफ्यूज करोगे। तो क्लास 11 में लिखता है कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन के लिए किसकी किसकी जरूरत है, एस्ट्रोजन की, ये क्लास 11 में। और 12th में लिखा है कि एफएसएच कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी में हर लेवल पे एफएसएच का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कम होगा, थ्योरी में बढ़ता जाएगा, थ्योरी में क्या लिखा है, बढ़ता जाएगा, ये लिखा हुआ है थ्योरी में, ग्रेजुअली क्या लिख रहा है, द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, देखो पगलाओ मत, द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है प्राइमोडियन से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन। कोई दिक्कत, ये हमने सिर्फ प्राइमरी लिखा है, प्राइमोडियन इसलिए नहीं लिखा कि अभी उतना जरूरत महसूस नहीं हुई है, समझ में आया ना बात। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, डायग्राम को भी गोली मारो। अगर ये एस्ट्रोजेनिक सर्ज नहीं होता तो क्या एफएसएच और एलएच सर्ज होता, और एफएसएच और एलएच सर्ज नहीं होता तो क्या ओवुलेशन होता, और ओवुलेशन नहीं होता तो क्या अंडा बाहर निकलता, और ओवरी से अंडा बाहर निकल के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में कि एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। और उसको कैच पकड़ेगा कौन, जॉन्टी रोड, फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया, और फिम्ब्रिया फिर उसको पकड़ के कहाँ भेजेगा, ऑस्टिया के थ्रू इनफंडिबुलम में।
इसमें भेजेगा, और इन्फंडिबुलम से फिर सीलिया और मस्कुलरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट के जरिए कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बताओ, जो ओवुलेशन हुआ था इस स्ट्रक्चर का, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में था, मेटाफेज 2 में। तो मेटाफेज 2 के आगे की कहानी कहाँ हुई होगी, फैलोपियन ट्यूब में। एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये सब कहाँ होगा, फैलोपियन। तो oogenesis नेवर कंप्लीटेड इन ओवरी, पार्शियली occur इन ओवरी एंड पार्शियली occur इन, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में जाके ये सीरो oogenesis कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो, देखो समझ लो, अब जो ये स्ट्रक्चर है, मैं इसमें अब मैं तोड़ फोड़ करूँगा। अब जो ये स्ट्रक्चर है ये निकल चुका है, क्या है, निकल चुका है, और कहाँ पहुँच चुका है भाई, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है मालूम है, अंडा, एग, oocyte, नाम सुना, oocyte। ये कहाँ पहुँच चुका है, वेयर इट इज रिच्ड, बोलो। नाउ इट इज इनसाइड फैलोपियन ट्यूब, और ये है फैलोपियन ट्यूब। अब तुम लोग क्या करोगे आई डोंट नो। ये है फैलोपियन, उसके अंदर पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में इसको क्या होना है इसके साथ, तो अभी भी ये किस स्टेज में है, मेटाफेज 2 में। मान लो ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच चुका है भाई, ये नहीं हो, कहाँ पहुंच चुका है। अब इसको किससे मुलाकात करनी है, स्पर्म से। मेटाफेज 2 से आगे नहीं फर्दर oogenesis होगा। oogenesis नेवर अकर बियॉन्ड द मेटाफेज 2 इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म। लिखो, पहला पॉइंट तो यही लिखो, oogenesis नेवर अकर beyond the metaphase 2 in absence of sperm। अब बताओ, इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, कौन सा oocyte, सेकेंडरी oocyte, वो किस स्टेज में रेस्टेड है भाई, मेटाफेज, किस कौन से केमिकल की वजह से। आई थिंक यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, मेटाफेज 2। अब इसको काम क्या करना है, एनाफेज 2 में जाना है, टेलोफेज 2 में जाना है, साइटोकाइनेसिस कराना है, तब जाके ये डिवीजन कंप्लीट होगा। तो इसको किसकी जरूरत है, स्पर्म। तो स्पर्म को रिझाने के लिए सजेगी संवरेगी कि नहीं, बिल्कुल सजेगी संवरेगी, यस। और आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास। हाँ, लेकिन इसको बना लो तब जाना, बना लो तब जाना।